हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं ये। सो द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन was established after much experiment by Lavoisier and Joseph L. Proher। दो एक्सपेरिमेंट दिए। So the first experiment is law of conservation of mass। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन केमिकल चेंज टेक प्लेस। क्या मास में कोई चेंज आता होगा? क्या केमिकल रिएक्शन में कोई चेंज आता होगा जब वहाँ पर अगर हम उसका उस पर्टिकुलर चीज़ का कोई मास बदल दे, अगर वेट चेंज हो जाए केमिकल कंपाउंड्स का, तो क्या केमिकल रिएक्शन में कोई चेंजेस आएंगे? तो वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो हियर इज एन एक्टिविटी 3.1। उस एक्टिविटी के लिए हमको दो सेट्स लेने हैं। एक है सेट एक्स एंड सेकेंड वन इज सेट वाई, जिसमें हम डिफरेंट केमिकल्स लेंगे। फर्स्ट इज कॉपर सल्फेट, जो हमने लिया 1.25 ग्राम्स, एंड सोडियम कार्बोनेट विच इज़ 1.43 ग्राम्स। देन बेरिलियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, लेड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। So prepare separately a 5% solution of any one pair of the substance listed under X and Y, each in 10 milliliter in water। So हमें 5% सॉल्यूशन लेना है किसी भी पेयर का जो हमको एक्स और वाई में दे रखा है। उस पेयर को हमको 10 ml वाटर में एक सॉल्यूशन बनाना है। एंड टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन वाई इन अ कॉनिकल फ्लास्क। फिर वाई का सॉल्यूशन हमको एक कॉनिकल फ्लास्क में लेना है। एंड सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन द इग्निशन ट्यूब, और इग्निशन ट्यूब में एक्स के कुछ सॉल्यूशंस। सो हैंग द इग्निशियस ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली। फिर हमको वही इग्निशियस ट्यूब फ्लास्क पे बहुत ध्यान से लगानी है। एंड सी दैट द सॉल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स, और हमें ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन मिक्स ना हो। देन पुट अ कॉक ऑन द फ्लास्क। उस फ्लास्क के ऊपर हमें कॉक लगानी, जैसा कि इसमें हमको अरेंजमेंट शो कर रखा है। जैसे कि सॉल्यूशन एक्स हमने फ्लास्क में लिया है एंड इग्निशियस ट्यूब में हमने सॉल्यूशन एक्स, जिसको हमने बांध रखा है थ्रेड से, एंड उस फ्लास्क को हमने बंद कर दिया विद द हेल्प ऑफ कॉक। देन वेट द फ्लास्क विथ इट्स कंटेंट। फिर हमको वेट करना है उसका। नाउ टिल्ट द स्विल द फ्लास्क सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई गेट मिक्स। फिर हमें वो जो फ्लास्क है उसके अंदर स्विल को उल्टा करना है, जिससे कि सॉल्यूशन एक्स और सॉल्यूशन वाई दोनों मिक्स हो जाए। एंड फिर से वेट करना है। वॉट हैपन इन द रिएक्शन फ्लास्क। तो उस रिएक्शन में क्या होगा? डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। कि आपको क्या लगता है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई होगी? यस, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। वाई शुड वी पुट अ कॉक ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क। हमने उस पर्टिकुलर फ्लास्क के माउथ के ऊपर कॉक क्यों रखी है? डज द मास्क ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट चेंज। तो क्या उस मास्क का, उस फ्लास्क का मास या तो फिर उसमें जो कंटेंट है, क्या वो बदल गया है? नहीं। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शन। मास ना ही बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। अगर किसी दो सब्सटेंसेस के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर मास ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। So the definition of law of conservation of mass is that mass can neither be created nor be destroyed in any chemical reaction. हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। So Lavoisier, along with other scientists, noted that many compound was composed of two or more elements, and each such compound had the same element in their same proportion.
लेवोसियर और उनके साथ कई साइंटिस्ट ने ये नोट किया है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, एंड जो एलिमेंट्स रहते हैं वो सारे एलिमेंट्स सेम रहेंगे इन द सेम प्रपोर्शन। जो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं उनका प्रपोर्शन भी सेम रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड्स कम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि कंपाउंड आया कहाँ से और वो कंपाउंड को प्रिपेयर किसने किया। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, वाटर इज ऑल्सो कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर हमने रेशियो लिया है मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। तो हम हमेशा ऑक्सीजन का मास 1 लेंगे एंड हाइड्रोजन का मास 1 लेंगे एंड ऑक्सीजन का मास 8। वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का कोई सा भी सोर्स बन सकता है। थस 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, जिससे हमको 9 ग्राम ऑफ वाटर मिलेगा, जिसमें 1 ग्राम है हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम से ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन। ये हमेशा ही हमको मिलेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें अमोनिया की, सो अमोनिया में होता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा प्रेजेंट रहते हैं इन द रेशियो ऑफ 14:3 बाय मास। अगर मास का कंपैरिजन करें तो नाइट्रोजन 14 ग्राम्स एंड हाइड्रोजन 3 ग्राम्स। सो वॉट एवर द मैथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन, सो ये कोई सी भी मैथड हो सकती है, कोई सा भी सोर्स हो सकता है। This led to the law of constant proportion which is known as the law of definite proportion। ये लॉ है कांस्टेंट प्रपोर्शन का, जिसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं। सो एग्जाम में भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो इसमें आपको सेम स्टेटमेंट लिखना है। सो दिस लॉ वॉज स्टेट बाय द पोरस्ट as in a chemical substance the elements are always present in the definite proportion by mass। तो उन्होंने क्या बताया था कि केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं हमेशा प्रेजेंट रहते हैं डेफिनेट प्रपोर्शन में, एंड डेफिनेट प्रपोर्शन रहेगा उसके मास का, यानी मास हमेशा फिक्स रहेगा। सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो डाल्टन ने क्या बताया हम ये पढ़ लेते हैं। So according to Dalton atomic theory, all the matter, whether an element, compound or a mixture, is composed of simple particles called atoms। डाल्टन के हिसाब से चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे एलिमेंट हो, चाहे मिक्सचर हो, सभी में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उसको नाम दिया उन्होंने एटम्स। उनका कहना है कि जो मैटर बनता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है एंड वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटम्स। तो डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए अपनी थ्योरी के हिसाब से। उन्होंने बताया है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। डाल्टन का कहना है कि जो भी मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसको हमने नाम दिया एटम्स, विच पार्टिसिपेट्स इन द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सेकेंड, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम्स इनडिविजिबल पार्टिकल है जिसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सो जो एलिमेंट्स रहेंगे किसी भी एटम्स में तो उनका मास भी सेम रहेगा एंड उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट मासेस एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स रहेंगे उनका मास भी डिफरेंट रहेगा एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेगी। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। एटम्स कंबाइन करेंगे, जब एटम्स को कंपाउंड्स बनाना रहेगा तो वो बहुत छोटे होल नंबर में कंबाइन करेंगे, उसका रेशियो होगा जिससे कि वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। And the relative numbers and the kind of atoms are constant in the given compound। So जो relative number है particular compounds का वो fix रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक व्हाट इज एन एटम पढ़ने वाले हैं। एटम आखिर में है क्या।
सो स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ मैसन बिल्डिंग वॉल? क्या आपने कभी देखा है दीवार बनते हुए? फ्रॉम दिस वॉल्स अ रूम एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फॉर्म अ बिल्डिंग। और उसी दीवार से बनता है एक कमरा और फिर कलेक्शन ऑफ रूम से ही बनती है एक बिल्डिंग। सो व्हाट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूज बिल्डिंग? तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, बेसिक यूनिट क्या है? सो व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल? एंट हिल का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? इट इज़ अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। तो एंट हिल क्या होता है? मिट्टी का छोटा सा ढेर। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर्स आर एटम। उसी तरह हर मैटर की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है वो है एटम्स, क्योंकि मैटर एटम से मिलकर बना है। सो एटम्स हर मैटर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक हुआ। हेलो स्टूडेंट्स, हाय है पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th साइंस का टॉपिक हाउ बिग आर एटम्स पढ़ने वाले, कि आखिर एटम्स कितने बड़े होते हैं, उसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल। एटम्स तो बहुत छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। वो इतने छोटे होते हैं कि जिसको हम कंपेयर भी नहीं कर सकते और जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मोर देन billions of atoms once checked would make a layer barely as thick as a sheet of paper. सो जब हम बिलियंस ऑफ एटम्स को लेंगे और उसको जब साथ में जमाएंगे तब जाके एक पेपर की शीट बनेगी। यानी जो हमारा पेपर होता है वो जितना पतला होता है, तो जब हम बिलियंस ऑफ एटम्स को मिलाएंगे तब जाके वो एक पेपर की शीट बन पाएगा। उतनी थिकनेस आ पाएगी जितनी कि पेपर में होती है। सो इस हिसाब से एटॉमिक रेडियस को हम मेज़र करते हैं नैनोमीटर में। एंड 1/10⁹ मीटर इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर। यानी 1 मीटर में होता है 10⁹ नैनोमीटर। यहाँ पर हमको रिलेटिव साइज दे रखी रेडियस, जैसे कि एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रेडियस दे रखी 10⁻⁻10 मीटर। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 10⁻⁻9 मीटर। Molecule of hemoglobin is 10⁻⁻8 meter. Grain of sand is 10⁻⁻4 meter. And 10⁻⁻3 meter. An apple is 10⁻⁻1 meter. We might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? अगर एटम्स इतने ही छोटे होते साइज में तो हम उसके बारे में क्यों सोचें? दिस इज़ बिकॉज आर एंटायर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो दुनिया है वो एटम से ही मिलकर बनी है। वी मे नॉट बी एबल टू सी दैम बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वॉट एवर डू वी डू। सो हम एटम्स को देख तो नहीं सकते बट वो हमारे आस पास ही है, हमको हर वक्त अफेक्ट कर रहे हैं। सो through the modern techniques, we can now produce a magnified images of surface of element showing the atom. So modern technique का यूज़ करके हमने कुछ images लेकर आए कि कैसे particular atom का, जैसे कि कोई भी एलिमेंट हो तो उसका सरफेस कैसा दिखता है एटम्स की वजह से। सो ये है एन इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन। ये सिलिकॉन के सरफेस की इमेज है जिसमें कि एटम्स हम देख पा रहे हैं। एटम्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जितने कि हमने कभी इमेजिन भी नहीं किए थे। सो यहाँ पर हमको शो कर दिया है कि एटम की साइज़ होती है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻9 नैनोमीटर। आई होप बच्चों कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस